Hello and welcome to Filler Form. I am Alim Akhtar, sociology teacher at Filler Form. So हम लोग टालकट पार्सन के जो कॉन्सेप्ट थे उसको कंप्लीट कर चुके हैं. आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जीएच नीट के कॉन्सेप्ट को. तो 2 मिनट वेट करते हैं, सारे लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं. ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं. गुड इवनिंग ऑल. ठीक है, तो जीएच मीट के कॉन्सेप्ट आज हम लोग करेंगे. इनका पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीट. ठीक, जॉर्ज हर्बर्ट मीट. मैं ठीक हूँ, आप लोग अपना बताइए. स्टार्ट करते हैं क्लास. तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड वॉज एन अमेरिकन फिलोसफर. तो ये क्या थे? अमेरिकन फिलोसफर थे. ठीक, अमेरिकन फिलोसफर, सोशोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, प्राइमरली अफिलिएटेड विद द यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो. तो ये जो है शिकागो यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड थे शुरुआत में. वेयर ही वॉज वन ऑफ द सेवरल डिस्टिंग्विश्ड प्रैग्मेटिस्ट. तो ये एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे. अभी हम लोग आगे देखेंगे प्रैग्मेटिस्ट होता क्या है. ठीक, तो ये एक प्रैग्मेटिस्ट भी थे. शिकागो स्कूल, शिकागो यूनिवर्सिटी में जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में जो ये रहे थे, वहाँ पे प्राइमरली अफिलिएटेड थे, अमेरिकन फिलोसफर थे. इनका जो बॉर्न हुआ था वो 27 फरवरी 1863 को हुआ था, साउथ एडली में, जो यूनाइटेड स्टेट में है. ठीक, तो आपको लार्जली ये याद रखना है कि ये यूनाइटेड स्टेट में थे. बाकी आपको एरिया नहीं पूछता है, ना ही आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि उनका बॉर्न कब हुआ था या डेथ कब हुई थी. ठीक, डेथ इनकी जो हुई थी वो 26 अप्रैल 1931 में हुई थी, यूनाइटेड स्टेट में ही हुई. ठीक, चिल्ड्रेन, स्पाउस, ये सब नहीं पूछता है. इन्फ्लुएंस बाई, इन्फ्लुएंस से क्वेश्चन आते हैं. तो ये किससे इन्फ्लुएंस थे? जॉन डेवी, विलियम जेम्स, जॉर्ज विल्हेम, फ्रेडरिच हेगल एंड विलियम वुड जैसिया रॉस. ठीक, बाकी रिसर्च इंटरेस्ट देख लेते हैं. रिसर्च इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकता है या कुछ क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं जिससे आपको हेल्प मिल सकती है. तो सोशोलॉजी, फिलॉसफी, सोशल साइकोलॉजी. तो इनका जो इंटरेस्ट था वो सोशोलॉजी, फिलॉसफी और सोशल साइकोलॉजी में था. नेक्स्ट देख लेते हैं मेथडोलॉजी क्या थी उनकी. मेथडोलॉजी मैंने बहुत बार बताया है कि मेथडोलॉजी का क्या मतलब होता है कि उनकी जो रिसर्च थी, उन्होंने कैसे मेथड्स यूज किए थे उस रिसर्च में. तो कार्य प्रणाली क्या है कि जो भी उन्होंने शोध किया उसमें किस किस तरह से उन्होंने शोध किया, शोध के क्या क्या तरीके थे, कौन कौन से मेथड उन्होंने यूज किए, वो सारी चीजें आ जाती हैं उनके कार्य प्रणाली या मेथडोलॉजी. तो ये क्या थे? साइको सोशल थिंकर थे. साइको सोशल मतलब जो सोशोलॉजी और साइकोलॉजी दोनों को मिलाकर बनते हैं साइको सोशल थिंकर. ठीक,
मनोसामाजिक विचारक थे, यानी कि आप उसको सोशल साइकोलॉजी भी कह सकते हैं, सोशल साइकोलॉजी या सामाजिक मनोविज्ञान भी कह सकते हैं। ठीक, फादर एंड फाउंडर ऑफ सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये जो है फादर हैं और फाउंडर हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के। अभी हम लोग देखेंगे आगे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होता क्या है। ठीक, प्रतीकात्मक अंततः क्रियावाद के पिता और संस्थापक माने जाते हैं। ठीक, प्रतीकात्मक अंततः क्रियावाद के पिता और संस्थापक माने जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म होता क्या है, प्रतीकात्मक बातचीत क्या होती है। सो symbolic interactionism is one of the several theories in the social sciences। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो थ्योरीज में से एक थ्योरी है। किसी भी अलग अलग जो भी सेवरल थ्योरीज हैं सोशल साइंसेज में, उनमें से एक जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी है। ठीक, उनमें से एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी है। प्रतीकात्मक बातचीत सामाजिक विज्ञानों में कई सिद्धांतों में से एक है। तो सामाजिक विज्ञान के जो कई सिद्धांत होते हैं उसमें से एक जो है प्रतीकात्मक बातचीत भी है। ठीक, जो जॉर्ज हर्बर्ट मीड जिसके फाउंडर एंड फादर भी माने जाते हैं, फाउंडर के साथ साथ वो फादर भी हैं उसके। तो कभी कभी किसी कॉन्सेप्ट के फाउंडर अलग होते हैं, फादर अलग होते हैं, लेकिन इसमें जो है फाउंडर एंड फादर दोनों सेम है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए कि सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म के फाउंडर एंड फादर दोनों माने जाते हैं। एक मिनट, तो फाउंडर एंड फादर दोनों माने जाते हैं सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। और हमने देख लिया कि ये क्या है, सोशल साइंसेज की जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उनमें से एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। आगे डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे इसको। प्रतीकात्मक बातचीत क्या है, प्रतीकात्मक बातचीत सामाजिक विज्ञानों में कई सिद्धांतों में से एक है। तो सामाजिक विज्ञान के कई सिद्धांत हैं जिनमें से एक प्रतीकात्मक बातचीत भी है। ठीक, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी पीपल लिव बोथ इन नेचुरल एंड द सिंबॉलिक इन्वायरमेंट। ठीक, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये है कि जो लोग हैं वो नेचुरल और सिंबॉलिक इन्वायरमेंट दोनों में ही रहते हैं। ठीक, नेचुरल इन्वायरमेंट और सिंबॉलिक इन्वायरमेंट। सिंबॉलिक इन्वायरमेंट किसको कहते हैं, जहाँ सिंबल्स का यूज होता हो। सिंबल्स कहते हैं लैंग्वेज या साइंस जो होती हैं वो सिंबल्स कहलाती है। ठीक, तो जो भी कोई भी आदमी हो वो दोनों इन्वायरमेंट में रहता है, चाहे वो नेचुरल इन्वायरमेंट हो चाहे सिंबॉलिक इन्वायरमेंट हो। इस सिद्धांत के अनुसार लोग प्राकृतिक और प्रतीकात्मक वातावरण दोनों में रहते हैं। तो कोई भी व्यक्ति हो वो दोनों वातावरण में रहता है, प्रतीकात्मक और प्राकृतिक वातावरण। ठीक, symbolic interaction is a process that is enlivened the reciprocal meaning and values by aid of the symbol in the mind। एक प्रतीकात्मक अंततः क्रिया एक ऐसी प्रक्रिया है जो मन में प्रतीकों की सहायता से पारस्परिक अर्थ और मूल्यों को सजीव करती है। ठीक, तो आपके माइंड में कुछ सिंबल्स होते हैं, उसी से आप मीनिंग निकालते हैं। ठीक है, जैसे आपके माइंड में अगर मतलब जो भी आपके पास लैंग्वेज होती है उसी लैंग्वेज से रिलेटेड आपके माइंड में सिंबल्स होते हैं। ठीक, तो उसी सिंबल जब वो सिंबल आपके सामने आते हैं तो आप समझ जाते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाह रहा है। ठीक, सामने वाला क्या कहना चाह रहा है आप उससे समझ जाते हैं। ठीक, जैसे कि अगर आप रोड पे जा रहे हैं और ट्रैफिक लाइट जो है वो ग्रीन। ठीक, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं कि आपको चलना है, मतलब चलते रहना है, रुकना नहीं। ठीक, तो ये क्या है, ये आपके माइंड में पहले से था। अगर आपके माइंड में ये ना होता कि ग्रीन मतलब आपको रुकना नहीं है, सीधा चलना है। ठीक, तो आप जो है इसकी मीनिंग, ग्रीन का मीनिंग आप जो है
स्पीड नहीं करते। आप मतलब ग्रीन का मीनिंग ये नहीं निकालते कि मुझको चलना है, ठीक। जो हरी लाइट होती है कोई भी ट्रैफिक सिग्नल पे, तो आप जो है वहाँ पे रुकते नहीं है, लेकिन जैसे ही रेड हो जाती है आप रुकने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में ये फिट हो चुका है कि रेड अगर साइन है तो वहाँ पे आपको रुकना है, ठीक। तो ये आपके माइंड में पहले से कुछ सिंबल्स फिट होते हैं, चाहे वो सोशलाइजेशन के जरिए या इंटरेक्शन के जरिए धीरे धीरे आपके माइंड में फिट होते रहते हैं, इंटरनलाइज होते रहते हैं, और उसी सिंबल से आप मीनिंग निकालते हैं जब भी आपके आसपास उस तरह के कोई सिंबल मिलते हैं, ठीक। तो ये लैंग्वेज में भी आता है। लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, आपके माइंड में जो लैंग्वेज की मीनिंग पहले से फिट होती है वही मीनिंग आप निकालते हैं, ठीक। बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसकी मीनिंग हमारे माइंड में पहले से फिक्स होती है। नेक्स्ट आता है प्रैग्मेटिज्म और हर्मेनेटिक्स। प्रैग्मेटिज्म या हर्मेनेटिक्स में क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। ये प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? प्रैग्मेटिज्म थिंकिंग अबाउट सॉल्विंग प्रॉब्लम इन अ प्रैक्टिकल एंड सेंसिबल वे। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? जब कोई भी प्रॉब्लम को जो है प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में सॉल्व करने के लिए आप सोचते हैं तो उसको प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, रादर देन बाय हैविंग फिक्स्ड आइडियाज। एक फिक्स्ड आइडिया के अलावा, जैसे एक चीज होती है कि कुछ प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है, ठीक। जैसे कि एक्स प्रॉब्लम है, एक्स प्रॉब्लम है, आप उसको सॉल्व करने की कुछ आइडियाज पहले से मौजूद होती हैं, आपके माइंड में फिक्स होती हैं। लेकिन उसके अलावा अगर आप ये सोचते हैं कि मतलब जो भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में सॉल्व कर, ठीक। कोई भी प्रॉब्लम है उसको प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में सॉल्व करना है मुझको, कोई फिक्स आइडिया के बेस पे सॉल्व नहीं करना। मतलब प्रैक्टिकली जो मुझको सही लग रहा है या मेरे सेंस को जो सही लग रहा है मैं उसी बेस पे उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, किसी फिक्स आइडिया पे नहीं सॉल्व करता हूँ, तो इसको क्या कहते हैं? प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक। प्रैग्मेटिज्म समस्याओं को निर्धारित विचारों के बजाय, ठीक, जो जो कोई भी समस्या होती है उस समस्या को आ, मतलब उस समस्या से निपटने के लिए एक निर्धारित विचार मौजूद होते हैं समाज में। अगर वो निर्धारित निर्धारित विचार के बजाय आप जो है व्यवहारिक और समझदार तरीके से हल करने के बारे में सोचते हैं तो इसको प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है, ठीक। सोशल बिहेवियरिज्म क्या होता है? तो हर्मेनेटिक्स भी, इसमें हर्मेनेटिक्स का उतना डेफिनेशन दिया नहीं है, लेकिन हर्मेनेटिक्स का मतलब क्या होता है? हर्मेनेटिक्स कहते हैं किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी भी चीज को समझ के। तो ये क्या है? जब आप समझेंगे तो प्रैक्टिकल भी होंगे और सेंसिबल भी होंगे, ठीक। तो प्रैग्मेटिज्म क्या है? जब भी कोई प्रॉब्लम आपके सामने आती है तो आप उसको प्रैक्टिकल और सेंसिबल वे में सॉल्व करते हैं, एक फिक्स आइडिया के बेस पे सॉल्व नहीं करते, ठीक। तो इसी को प्रैग्मेटिज्म कहा जाता है। सोशल बिहेवियरिज्म Mead's social behaviorism is known as an approach to the study of the experience of individual from the point of view of his conduct, particularly but not exclusively the conduct as it is observed by others, as explained by himself in Mind, Self and Society। तो सोशल बिहेवियरिज्म को उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के नाम की एक बुक है उसमें इन्होंने डिस्कस किया है, और उसमें क्या कहा है? सोशल बिहेवियरिज्म इज नोन एज एन अप्रोच टू द स्टडी ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक। तो ये एक अप्रोच है किसी भी एक्सपीरियंस की स्टडी करने, एक्सपीरियंस ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस को स्टडी करने का एक अप्रोच है सोशल बिहेवियरिज्म फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हिज कंडक्ट। मतलब कि जो इंडिविजुअल वो कर रहा है उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? सोशल बिहेवियरिज्म कहा जाता है, बट नॉट एक्सक्लूसिवली, पार्टिकुलरली बट नॉट एक्सक्लूसिवली। पार्टिकुलरली करते हैं मतलब, लेकिन एक्सक्लूसिवली मतलब उसके बाहर बाहर से नहीं करते हैं, आप उसी को उसी के पॉइंट ऑफ व्यू को समझने की कोशिश करते हैं। द कंडक्ट एज इट इज ऑब्जर्व बाई अदर, ठीक। जैसा उसने ऑब्जर्व किया उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप उस चीज को समझने की कोशिश करते हैं, तो उसको, इस अप्रोच को सोशल बिहेवियरिज्म कहा जाता है। सोशल बिहेवियरिज्म का अप्रोच उन्होंने माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में एक्सप्लेन किया है, ठीक। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में उन्होंने एक्सप्लेन किया। सामाजिक व्यवहारवाद क्या होता है?
मीड के सामाजिक व्यवहारवाद को व्यक्ति के अनुभव के अध्ययन के लिए, तो व्यक्ति का जो अनुभव होता है उसके अध्ययन के लिए उसके आचरण के दृष्टिकोण से एक दृष्टिकोण के रूप में जाना जाता है। ठीक, मतलब उसके अपने अनुभव से क्या-क्या चीजें आती हैं उसको समझने के लिए एक दृष्टिकोण है सामाजिक व्यवहारवाद। ठीक, विशेष रूप से, लेकिन विशेष रूप से नहीं, मतलब विशेष रूप से मतलब यहाँ पे देखिए विशेष रूप से लेकिन बाहरी रूप से नहीं कर सकते हैं आप इसको। आचरण जैसा कि दूसरों द्वारा देखा जाता है, जैसा कि माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी होगा ये। ठीक, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में उन्होंने एक्सप्लेन किया है। ये पुस्तक का नाम है उनके, इसलिए नाम तो सेम रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे ट्रांसलेशन हो गया है माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी में उन्होंने सामाजिक व्यवहारवाद का कॉन्सेप्ट दिया है। इसका मतलब ये है कि किसी भी एक्शन को हम जब एक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं तो उसको सामाजिक व्यवहारवाद कहा जाता है। ठीक, सिग्निफिकेंट सिंबल की बात किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, महत्वपूर्ण प्रतीक के बारे में बात किया है। ठीक, फिजिकल ऑब्जेक्ट कैन बी सिग्निफिकेंट सिंबल, तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होते हैं उसको सिग्निफिकेंट सिंबल कहा जा सकता है। बहुत सी ऑब्जेक्ट होती हैं हमारे आसपास जिसको जिसको हम सिंबल के तौर पे यूज करते हैं, जैसे कि अगर त्रिशूल है तो त्रिशूल क्या है, एक सिंबल है। मूर्ति है तो वो क्या है, एक तरह का सिंबल है, हालांकि वो एक ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे हमारे समाज में पाए जाते हैं जिसको हम एक सिंबल के तौर पे यूज करते हैं। तो जो फिजिकल ऑब्जेक्ट होती हैं उसको आप सिग्निफिकेंट सिंबल कह सकते हैं। सिग्निफिकेंट कहते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक, बट वोकल गेस्चर स्पेशली लैंग्वेज आर द क्रूशियल सिग्निफिकेंट सिंबल। तो फिजिकल ऑब्जेक्ट को तो सिग्निफिकेंट सिंबल कह सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा क्रूशियल यानी कि सबसे जरूरी जो सिग्निफिकेंट सिंबल होते हैं वो कौन से होते हैं, गेस्चर। गेस्चर मतलब कि आप जो इशारे वगैरह करते हैं ये सब क्या हो जाता है, गेस्चर। जैसे कि लैंग्वेज आर द क्रूशियल सिग्निफिकेंट सिंबल, तो लैंग्वेज जो है वो सबसे ज्यादा क्रूशियल सिग्निफिकेंट सिंबल है। क्रूशियल मतलब कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो। ठीक, तो फिजिकल ऑब्जेक्ट तो हो सकते हैं लेकिन लैंग्वेज सबसे ज्यादा, वोकल गेस्चर यानी कि लैंग्वेज, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट सिंबल होते हैं। महत्वपूर्ण प्रतीक, भौतिक वस्तुओं महत्वपूर्ण प्रतीक हो सकती हैं, भौतिक वस्तुएं महत्वपूर्ण प्रतीक हो सकती हैं, लेकिन मुखर हाव भाव, मतलब कि आपके मुंह से जो हाव भाव निकलते हैं, मतलब मुंह से हाव भाव मतलब आप जबान से जो बोलते हैं, विशेष रूप से भाषा महत्वपूर्ण प्रतीक है। तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्रतीक होते हैं। ठीक, तो भाषा सबसे ज्यादा जरूरी होती है, सबसे बड़ा प्रतीक होता है अकॉर्डिंग टू जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक, लैंग्वेज ब्रिंग्स आउट द सेम रिस्पॉन्स इन बोथ द स्पीकर एंड हेयरर, मतलब कि लैंग्वेज जो है सेम रिस्पॉन्स लाता है, जो बोल रहा है और जो सुन रहा है। मतलब कि एक लैंग्वेज भाषा में जो है जो मीनिंग होगी, तो जो बोल रहा है वो भी उसी मीनिंग से बोलता है और जो सुन रहा है वो भी उसी मीनिंग से सुनता है। तो जो स्पीकर है जो हेयर है, दोनों का जो रिस्पॉन्स होता है वो सेम होता है। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि मीनिंग सेम होती है। आप जो भाषा बोलते हैं, जिससे बोलते हैं, उसको भी पता होता है आप क्या बोलना चाह रहे हैं। ठीक, और जो सुनता है और जो बोलता है उसको भी पता होता है वो क्या बोल रहा है। ठीक, तो लैंग्वेज ब्रिंग आउट द सेम रिस्पॉन्स इन बोथ द स्पीकर एंड द हियर। तो सेम रिस्पॉन्स इसी वजह से होता है क्योंकि आपको मीनिंग पता होती है उसकी। भाषा बोलने वाले और सुनने वाले दोनों में समान प्रतिक्रिया लाती है। ठीक, तो दोनों में समान प्रतिक्रिया होती है।
उसके बाद आता है सिग्निफिकेंट गेस्चर्स, महत्वपूर्ण इशारे। गेस्चर कहते हैं इशारे। ठीक, तो सिग्निफिकेंट गेस्चर कौन से होते हैं? सिग्निफिकेंट सिंबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके। सिग्निफिकेंट गेस्चर क्या होते हैं, यानी कि महत्वपूर्ण इशारे क्या क्या होते हैं? A gesture, according to me, is an act by an organism that calls out a response in another organism. तो gesture क्या है? एक एक्ट है, एक एक्शन है जिसके जरिए जो दूसरा आदमी है उससे एक रिस्पॉन्स निकालता है। ठीक, आप एक इशारा करेंगे, सामने वाला आपके इशारे को समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसी इशारे के बेस पे आपको रिस्पॉन्स करता है। तो ऐसे एक्शन को जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने सिग्निफिकेंट गेस्चर कहा है। ठीक, महत्वपूर्ण इशारे के बारे में जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने क्या कहा है? मीड के अनुसार भाव भंगिमा एक जीव द्वारा किया गया ऐसा कार्य है जो दूसरे जीव में प्रतिक्रिया की मांग करता है। तो महत्वपूर्ण इशारों को भाव भंगिमा भी कहा जाता है। ठीक, तो ये क्या होती है? एक ऐसा कार्य है जिसके जरिए जो दूसरा आदमी है, जो दूसरा जीव है, वो एक तरह की प्रतिक्रिया करता है। ठीक, आप कोई ऐसा कार्य करते हैं, वो कार्य को देखकर सामने वाला जो है समझ जाता है कि आप क्या कहना चाह रहे हैं और उसी पे के बेस पे वो प्रतिक्रिया करता है। तो ऐसे कार्य को महत्वपूर्ण इशारे या भाव भंगिमा भंगिमा भी कहा जाता है। ठीक, all living organisms inhabit, he argues, a conversation of gesture. ठीक, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गेस्चर का कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब एक दूसरे को गेस्चर ट्रांसफर करते हैं और रिसीव करते हैं। कॉलिंग आउट मीनिंगफुल रिस्पॉन्सेज टू एंड फ्रॉम वन अनदर, और उसकी वजह से एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स भी मिलता है एक दूसरे के जरिए। ठीक, तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो गेस्चर का कन्वर्सेशन करते हैं, मतलब गेस्चर को ट्रांसफर करते हैं एक आदमी से दूसरे आदमी में। ठीक, और जिसकी वजह से जो है एक दूसरे को रिस्पॉन्स भी किया जाता है, मीनिंगफुल रिस्पॉन्स होता है। उनका तर्क है कि सभी जीवित जीव वास करते हैं, तो सभी जीवित जो है वो जीवास करते हैं इशारों की बातचीत। ठीक, तो इशारों की बातचीत करते हैं, जितने भी जीव हैं वो इशारों की बातचीत करते हैं, एक दूसरे के अर्थपूर्ण प्रतिक्रियाओं को बुलाना। ठीक, और उससे जो है एक दूसरे की अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया भी आती है। ठीक, तो उससे अर्थपूर्ण प्रतिक्रिया भी आती है। तो इससे आप ये समझिए कि जितने भी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कहा है कि जितने भी जीव होते हैं वो किसी न किसी तरीके का इशारा करते हैं और उससे जो है एक लोग आपस में प्रतिक्रिया भी साझा करते हैं। ठीक, प्रतिक्रिया का भी आदान प्रदान होता रहता है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी के बारे में क्या कहा है देख लेते हैं। मन, स्वयं और समाज। ठीक, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मन, स्वयं और समाज। Mead explained that communication is a social act because it requires two or more people to interact. ठीक, तो मीड ने एक्सप्लेन किया है कि कम्युनिकेशन क्या है? एक सोशल एक्ट। ठीक, एक सोशल एक्ट बिकॉज इट रिक्वायर्स टू और मोर पीपल टू इंटरेक्ट, क्योंकि कम्युनिकेशन में एक से ज़्यादा लोग ज़रूरी होते हैं इंटरेक्ट करने के लिए। तो इसीलिए कम्युनिकेशन को सोशल एक्ट कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ठीक, मीड बताते हैं कि संचार एक सामाजिक क्रिया है। संचार एक सामाजिक क्रिया है, क्यों? क्योंकि इसमें दो या दो से अधिक लोग बातचीत करने के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक, बातचीत करने के लिए दो या दो से अधिक लोगों की आवश्यकता होती है, मीड ने ये कहा है। ठीक, सो माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी, मन, स्वयं और समाज के बारे में जॉर्ज हर्बर्ट मीड क्या कहते हैं कि कम्युनिकेशन जो है वो एक सोशल एक्ट है। क्यों? क्योंकि इसमें एक या दो
एक से दो या दो से ज्यादा लोगों की जरूरत होती है इंटरेक्शन के लिए। नीड ये कहते हैं कि संचार एक सामाजिक क्रिया है, क्योंकि इसमें दो या दो से ज्यादा लोगों की आवश्यकता होती है आपस में बातचीत करने के लिए। कोई आदमी अकेला तो बात करेगा नहीं। ठीक। ही ऑल्सो एक्सप्लेन दैट द सेल्फ इज अ सोशल प्रोसेस, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि सेल्फ भी जो है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है विथ कम्युनिकेशन बिटवीन आई द प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ। तो कम्युनिकेशन किसके किसके बीच में हो रहा है, आई, जिसको उन्होंने क्या कहा, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ। आई क्या है, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ है। एंड द मी, द सोशल फॉर्म ऑफ सेल्फ। और क्या है, मी, मी को उन्होंने क्या कहा, सोशल फॉर्म ऑफ सेल्फ। ठीक। वो ये भी बताते हैं कि स्वयं, मैं स्वयं के शुद्ध रूप और मी स्वयं के सामाजिक रूप के बीच संचार के साथ एक सामाजिक प्रक्रिया है। ठीक। तो उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ भी एक सामाजिक प्रक्रिया है। क्यों, किस किस के बीच में कम्युनिकेशन होता है, आई और मी के बीच में। आई को उन्होंने क्या कहा, प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ, अपने आप का जो प्योर फॉर्म होता है, और एक मी होता है सोशल फॉर्म, मतलब आप क्या हैं वो समाज को तो दिखाते नहीं है, समाज में एक अलग तरह से आप एक्ट करते हैं। ठीक। और आप क्या हैं पर्सनली आपको पता होता है कि आप क्या हैं। ठीक। तो जो आप हैं वो आपका आई है, और जो आप दिखाते हैं सोशल वर्ल्ड में वो क्या है, वो आपका मी है। ठीक। तो आई और मी के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है उससे सेल्फ डेवलप होता है, इसीलिए सेल्फ जो है वो क्या है, एक सोशल प्रोसेस है। ठीक। तो आई को उन्होंने प्योर फॉर्म ऑफ सेल्फ कहा है, मी को उन्होंने सोशल फॉर्म ऑफ सेल्फ कहा है। तो ये याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन। वो ये भी बताते हैं कि स्वयं, मैं स्वयं के शुद्ध रूप और मी स्वयं के सामाजिक रूप के बीच संचार के साथ एक सामाजिक प्रक्रिया है। तो मैं क्या हूँ, हाँ ये मुझको पता होता है कि मेरा प्योर फॉर्म क्या है, शुद्ध फॉर्म क्या है, और मैं समाज में किस तरह की एक्टिंग करता हूँ वो भी मेरा अपना स्वयं होता है। ठीक। तो दोनों में डिफरेंस होता है, और दोनों के बीच में जब कम्युनिकेशन होता है, दोनों के बीच में जब संचार होता है, तो उससे स्वयं का डेवलपमेंट होता है जो सामाजिक होता है। ठीक। आई बिकम्स अ रिस्पॉन्स टू द मी एंड वाइस वर्सा। तो आई जो है मी का रिस्पॉन्स बन जाता है, और मी जो है कभी कभी आई का रिस्पॉन्स बन जाता है। वाइस वर्सा मतलब उल्टा भी होता है। ठीक। तो आई कभी कभी मी का रिस्पॉन्स बन जाता है, और मी कभी कभी आई का रिस्पॉन्स बन जाता है। मैं की प्रक्रिया बन जाता है, और इसके विपरीत। ठीक। तो देखिए आई और मी का ट्रांसलेशन मैं ही होता है। अब हिंदी में क्या कहते हैं वो आप लोग देख लीजिएगा। तो जो आई है और मी, दोनों की प्रक्रिया आपस में, हाँ, मैं की प्रक्रिया बन जाती है और इसके विपरीत होता है। तो हमेशा दोनों एक दूसरे की प्रतिक्रिया बनते हैं। सेल्फ एज इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट, उन्होंने क्या कहा कि सेल्फ जो है वो एक इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट है। इट इज वंस पर्सनालिटी, ये क्या है, आपकी खुद की पर्सनालिटी है। ठीक। आपकी खुद की पर्सनालिटी जो है वो आपका सेल्फ है, और ये इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट है। तो एक एक पॉइंट आपको याद रखना है, एक एक पॉइंट से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार ये भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट है अकॉर्डिंग टू मी। तो आई, मी और सेल्फ दे दिया। तो सेल्फ को उन्होंने कहा था कि सेल्फ एज इंटरनलाइज ऑब्जेक्ट, इट इज वंस पर्सनालिटी, ये आपकी खुद की पर्सनालिटी होती है। सेल्फ एज सेक्रेट थिंग, सेल्फ को उन्होंने सेक्रेट थिंग माना। सेक्रेट किसको कहते हैं, जो पवित्र होता है। ठीक। आंतरिक वस्तु के रूप में स्वयं, ये एक बार व्यक्तित्व है। ठीक। ये आपका खुद का व्यक्तित्व है, वंस मतलब नहीं, ये आपका खुद का व्यक्तित्व है। ठीक। आंतरिक वस्तु के रूप में स्वयं, तो स्वयं जो है आपका एक आंतरिक वस्तु है, और ये आपका खुद का एक व्यक्तित्व है। स्वयं को पवित्र वस्तु के रूप में बताया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। तो जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने स्वयं को क्या कहा है कि ये पवित्र वस्तु है। ठीक। तो आंतरिक वस्तु के रूप में स्वयं, मतलब स्वयं जो है वो आपका आंतरिक है, अपना अंदर का आपका आंतरिक पार्ट है। ठीक। और ये आपका खुद का व्यक्ति। लैंग्वेज के बारे में क्या कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, अकॉर्डिंग टू मीड, थ्री एक्टिविटीज डेवलप द सेल्फ। तो मीड के अकॉर्डिंग जो है तीन एक्टिविटीज के जरिए सेल्फ का डेवलपमेंट होता है। कैसे, लैंग्वेज,
प्ले एंड गेम्स। लैंग्वेज के जरिए, प्ले के जरिए और गेम के जरिए। ठीक। मीड के अनुसार 3 गतिविधियां स्वयं का विकास करती हैं, भाषा, खेल और खेल। ठीक। ये खेला होगा। ठीक, खेला और खेल, भाषा, खेला और खेल, ये 3 गतिविधियां जो है किसी भी स्वयं का विकास करती हैं। ठीक। तो अकॉर्डिंग टू मीड 3 एक्टिविटीज डेवलप द सेल्फ, लैंग्वेज, प्ले एंड गेम। ठीक। तो लैंग्वेज में क्या कहा उन्होंने, लैंग्वेज डेवलप सेल्फ बाय अलाउिंग इंडिविजुअल टू रिस्पॉन्ड टू ईच अदर थ्रू सिंबल। तो लैंग्वेज की वजह से आपका सेल्फ इसलिए डेवलप होता है क्योंकि लैंग्वेज ही आपको अलाउ करती है रिस्पॉन्स करने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती है तो आप कैसे रिस्पॉन्स कर पाएंगे। जैसे कि अगर कोई हिंदी स्पीकिंग पीपल है, उसके सामने कोई इंग्लिश में आके मतलब बोलने लगे, तो आपको लैंग्वेज ही नहीं पता है, तो आपका वहां पे सेल्फ कैसे डेवलप होगा। ठीक। तो लैंग्वेज आपको रिस्पॉन्स करने में मदद करती है, ठीक, सिंबल के जरिए, क्योंकि वो आपको सिंबल बताती है। सिंबल यहाँ पे वर्ड होंगे। ठीक। जो लैंग्वेज है, जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं वो सिंबल। ठीक। तो सिंबल के जरिए आपको रिस्पॉन्स करने में मदद करती है कौन, लैंग्वेज, जिसकी वजह से आपका सेल्फ डेवलप होता है। तो सिंबल है, गेस्चर है, वर्ड्स है, साउंड है, ये सब चीजें आ जाती हैं लैंग्वेज। ठीक। तो लैंग्वेज ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से आप जो है दूसरे इंडिविजुअल को रिस्पॉन्स कर पाते हैं और इस वजह से आपका सेल्फ डेवलप होता है। भाषा व्यक्तियों को प्रतीकों, इशारों, शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देकर स्वयं को विकसित करती है। तो ये कैसे स्वयं को विकसित करती है, शब्दों, इशारों, शब्दों और ध्वनियों के माध्यम से एक दूसरे को प्रतिक्रिया देने की अनुमति देकर स्वयं को विकसित करते हैं। ठीक। क्योंकि भाषा की वजह से ही आप जो है इशारों, शब्दों या ध्वनियों का यूज करके दूसरे से बातचीत कर पाते हैं, दूसरों से एक दूसरे के साथ प्रतिक्रिया कर पाते हैं। इसीलिए भाषा जो है स्वयं को विकसित करने में एक अहम भूमिका निभाती है। लैंग्वेज कन्वेज अदर एटीट्यूड एंड ओपिनियन टुवर्ड्स अ सब्जेक्ट और द पर्सन। ठीक। तो लैंग्वेज जो है आपका जो एटीट्यूड या ओपिनियन है वो भी जो है ट्रांसफर करती है सब्जेक्ट तक या पर्सन तक। ठीक। एक दूसरे के साथ आपका एटीट्यूड क्या है, आपका ओपिनियन क्या है, ये भी ट्रांसफर करने के लिए आप लैंग्वेज का ही तो यूज करते हैं। भाषा किसी विषय या व्यक्ति के प्रति दूसरों के दृष्टिकोण और विचारों को बताती है। आप किसी व्यक्ति के प्रति आपका क्या ओपिनियन है, क्या एटीट्यूड है, ये भाषा के जरिए ही पता चलता है। ठीक। सोशल लीड्स टू सेल्फ, सोशल की वजह से सेल्फ होता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट। तो सोशल लीड्स टू सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट। तो सोशल की वजह से आप जो है सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट तक पहुंचते हैं। सामाजिक आत्मचेतना मानसिक अवस्थाओं की ओर ले जाता है। तो सामाजिक आत्मचेतना जो है मानसिक अवस्थाओं की ओर ले जाता है। ये भी कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है प्रिमिटिव एक्ट, आदिम अधिनियम। ठीक। तो प्रिमिटिव एक्ट के बारे में क्या कहा है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने, टू मीड द सोशल होल प्रोसीड द इंडिविजुअल माइंड बोथ लॉजिकली एंड टेम्परली। तो सोशल होल मतलब पूरी पूरी सोसाइटी जो वही प्रोसीड करती है, प्रीसीड्स द इंडिविजुअल माइंड, इंडिविजुअल के माइंड को डेवलप करती है, लॉजिकली और टेम्पोरली। मीड के लिए सामाजिक समग्रता, ठीक, सामाजिक समग्रता ही तार्किक और लौकिक दोनों तरह से व्यक्तिगत दिमाग से पहले। ठीक। मतलब कि आदमी का जो माइंड है उससे पहले क्या चीज आती है, सोशल होल आता है, सोसाइटी आती है, लॉजिकली और टेम्पोरली दोनों तरीके से। ठीक। तो समाज जो है वो किसी भी व्यक्ति के अपना जो माइंड है, अपना जो मन है, उससे पहले आता है। ठीक। He maintains that the social group comes first and it leads to the development of self। तो पहले सोशल ग्रुप आता है, मैंने बोला ना कि समाज पहले आता है, सोसाइटी पहले आती है, सोशल ग्रुप पहले आएगा, उसके बाद आपका सेल्फ डेवलप होता है। ठीक। तो पहले सोशल ग्रुप आएगा, फिर आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस, मेंटल स्टेट डेवलप होता है।
पहले सोशल आएगा। इसीलिए कहा है ना जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने कि सोशल लीड्स टू सेल्फ कॉन्शियसनेस मेंटल स्टेट। तो कोई भी सोशल ग्रुप पहले आएगा और उसकी वजह से आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस मेंटल स्टेट डेवलप होता है। उनका कहना है कि सामाजिक समूह पहले आता है और ये आत्म जागरूक मानसिक अवस्था के विकास की ओर ले जाता है। ठीक। तो सामाजिक समूह पहले आता है और ये आत्म जागरूक मानसिक अवस्थाओं के विकास की ओर ले जाता है। ठीक। मीड्स कंसीडर द एक्ट टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट इन हिज थ्योरी। और ये एक्ट जो है जो सोशल पहले आ रहा है उसी को उन्होंने कहा कि मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट है उसकी थ्योरी। ठीक। मीड कंसीडर द एक्ट टू बी द मोस्ट प्रिमिटिव यूनिट। तो एक्ट को ही उन्होंने सबसे प्रिमिटिव यूनिट माना है अपनी थ्योरी में, इसीलिए इसका नाम रखा है प्रिमिटिव एक्ट। ठीक। तो उनकी थ्योरी में एक्ट सबसे पहले आता है, प्रिमिटिव यूनिट कहा है उन्होंने। मीड अपने सिद्धांत में अधिनियम को सबसे आदिम इकाई मानते हैं। तो उन्होंने अधिनियम को सबसे आदिम इकाई या कार्य को सबसे आदिम इकाई माना है। ठीक। फोर बेसिक स्टेजेस ऑफ एक्ट विच आर डायलेक्टिकली इंटररिलेटेड। तो उन्होंने 4 बेसिक स्टेजेस ऑफ एक्ट बताए हैं जो एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, एक दूसरे के साथ रिलेटेड। कार्य के 4 बुनियादी चरण जो द्वैधात्मक रूप से परस्पर जुड़े हैं। डायलेक्टिकली मतलब एक दूसरे पे निर्भर भी होते हैं, एक दूसरे से मतलब जुड़े होते हैं किसी न किसी तरीके से, दोनों का रिलेशन होता है। ठीक। तो पहला जो स्टेज है वो क्या है, इम्पल्स। पहला जो स्टेज है वो क्या है, इम्पल्स। द एक्टर्स रिएक्शन टू स्टिमुलेशन। स्टिमुलेशन कहते हैं जो सामने से जो गेस्चर सिंबल आ रहे हैं, कोई भी चीज जो सामने से हो रही है उसका आप रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, उसका उसको रिएक्ट कैसे करते हैं, वो आपका इम्पल्स कहलाता है। तो कोई भी एक्टर जो है जब सामने से कोई सिंबल या गेस्चर आता है तो उसको उसके साथ रिएक्ट करता है। वो आपका जो गेस्चर आ रहा है, जो सिंबल आ रहा है या जो सिचुएशन आ रही है, वो सब क्या है, हो जा रहा है आपका स्टिमुलेशन हो रहा है। और उसका रिएक्शन अगर आप करते हैं तो उसको इम्पल्स कहा जाता है। आवेग किसको कहते हैं, उत्तेजना के लिए अभिनेता की प्रक्रिया। ठीक। किसी भी चीज की उत्तेजना, कोई भी चीज हो रही है आपके साथ, उसको अगर आप प्रतिक्रिया करते हैं, कोई भी अभिनेता अगर उसकी प्रतिक्रिया करता है तो उसको आवेग कहा जाता है। तो सबसे पहला है इम्पल्स। दूसरा क्या है, परसेप्शन। ठीक। दूसरा क्या है, परसेप्शन। द एक्टर सर्चेज फॉर एंड रिएक्ट टू स्टिमुली दैट रिलेट टू द इम्पल्स। ठीक। तो धारणा क्या होती है, अभिनेता आवेग से संबंधित उत्तेजनाओं की खोज करता है और उन पर प्रतिक्रिया करता है। तो जैसे स्टिमुली आते हैं, जैसे जिस तरह की सामने से जिस तरह के स्टिमुली आएंगे, जिस तरह की उत्तेजना आएगी, उसी के उस पे वो रिस्पॉन्स करता है। उसका बेस्ट रिस्पॉन्स क्या हो सकता है उसको रिलेट करके, और उसी तरह वो रिएक्ट करता है। तो इम्पल्स जैसा होगा वैसा वो परसेप्शन उसका होगा। ठीक। धारणा जो होती है आपकी वो कैसी होगी, जैसा जो है उत्तेजना होगी वैसी आपकी धारणा होगी, जैसा आवेग होगा वैसा आपका धारणा होगा। तो इम्पल्स, परसेप्शन, आवेग और धारणा। ठीक। नेक्स्ट क्या आता है, मैनिपुलेशन। अभिनेता वस्तु के संबंध में कार्रवाई करता है। मैनिपुलेशन मतलब कि जो वस्तु है उसमें मैनिपुलेट करता है, कुछ ना कुछ चेंजेस लाता है। मैनिपुलेशन, द एक्टर टेक्स एक्शन विद रिगार्ड ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक। तो जैसा ऑब्जेक्ट होगा उसी तरह का वो मैनिपुलेशन करता है, उसी तरह का वो एक्शन करता है। उसके बाद आता है पूर्णता। मूल आवेग को संतुष्ट करने के लिए कार्रवाई करता है। तो अपने स्टिमुली को, अपने इम्पल्स को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्ट करता है उसको कंज्यूमेशन कहा जाता है। ठीक। तो उसको कंज्यूमेशन कहा जाता है। तो जनरली आपको स्टेजेस याद रखने हैं। ठीक। तो स्टेजेस कौन कौन से हैं, इम्पल्स, परसेप्शन, मैनिपुलेशन एंड कंजप्शन, आईपीएमसी। ठीक। आवेग, धारणा, मैनिपुलेशन और पूर्णता। एक मैनिपुलेशन का आप देख लीजिएगा हिंदी में ट्रांसलेशन क्या होता है।
उसके बाद आता है इमिटेशन। इमिटेशन का कॉन्सेप्ट भी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने दिया है। इससे क्या रिलेट करते हैं वो देख लेते हैं हम लोग। इमिटेशन इज नॉट एन इंस्टिंक्ट, it is actually a lack of any instinct or performed ways of acting that open up both possibility and the necessity for imitation and mimesis, and which lays the basic for taking the attitude of the other. एक इमिटेशन मतलब कि इमिटेशन जनरली होता है किसी दूसरे का एटीट्यूड अपने अंदर ले ले। ठीक, तो कोई भी एक्शन आप करते हैं कि दूसरे का एटीट्यूड आपके अंदर आ जाए, दूसरे की नकल करना एक तरह का होता है कि जैसा सामने वाले का एटीट्यूड है उसी तरह आप भी उसी एटीट्यूड को अपने अंदर ले लेते हैं, तो वो क्या है, आपका इमिटेशन है, एक तरह का इमिटेशन प्रोसेस है। ठीक, कि दूसरे के एटीट्यूड को, दूसरे के बिहेवियर को आप अपने अंदर इमिटेट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, नकल, नकल करना वही होता है, इमिटेशन मतलब नकल करना। नकल एक वृत्ति नहीं है, ये वास्तव में अभिनय की किसी भी वृत्ति या पूर्व निर्मित तरीकों की कमी है जो नकल और अनुकरण की संभावना और आवश्यकता दोनों को खोलता है। ठीक, तो नकल करने की जो नकल और अनुकरण की संभावना और आवश्यकता दोनों को खोलता है और जो दूसरे के दृष्टिकोण को लेने का आधार रखता है। ठीक, तो दूसरे के क्या दृष्टिकोण है उसको अपने अंदर लेने का आधार रखता है और इसी को नकल कहा जाता है। तो आपसे ये पूछा जाता है कि लिमिटेशन का कॉन्सेप्ट, इमिटेशन का कॉन्सेप्ट किसने दिया था, नकल का कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो आपको पता होना चाहिए इमिटेशन की बात किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। ठीक, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे इसको। स्टेजेस ऑफ सेल्फ, सेल्फ के भी स्टेजेस उन्होंने बताया कि सेल्फ कैसे कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहला आता है इमिटेशन स्टेज। अभी हम लोग इमिटेशन पढ़े। इमिटेशन मतलब सिंपली ये होता है नकल करना, दूसरे को देख के आप उसी के जैसा एक्ट करते हैं, तो वो एक तरह का आपका इमिटेशन। ठीक, तो सेल्फ जो डेवलप होता है तो उसमें सबसे पहला जो स्टेज आता है वो क्या आता है, इमिटेशन स्टेज आता है। इमिटेशन स्टेज ऑफ मीड, द प्रिपरेटरी स्टेज ऑल्सो referred to as the imitation stage। तो इमिटेशन स्टेज को प्रिपरेटरी स्टेज भी कहा जाता है। तो कहीं कहीं पे आपको हो सकता है इमिटेशन की जगह पे प्रिपरेटरी स्टेज भी दे दिया हो। प्रिपरेटरी मतलब किसी चीज की तैयारी करना। तो इमिटेट आप करते हैं जब नकल करते हैं तो किस चीज की तैयारी कर रहे हैं, एटीट्यूड, अपने एटीट्यूड को डेवलप करने की, अपने बिहेवियर को डेवलप करने की तैयारी कर रहे हैं। ठीक, इज अ फेज इन विच चिल्ड्रेन कॉपी और इमिटेट द बिहेवियर। तो इसमें बच्चे जो है कॉपी करते हैं दूसरों के बिहेवियर को। ठीक है, एज अ वे ऑफ लर्निंग, लर्निंग के तरीके से। आप देखेंगे बच्चे के सामने आप जैसा करेंगे, जैसा चेहरा बनाते हैं, जैसा हाथ करेंगे, वो उसी तरह कोशिश करते हैं आपकी नकल करने की। तो ये इमिटेशन स्टेज होता है या प्रिपरेटरी स्टेज होता है। तो सेल्फ जो डेवलप होता है ये एक तरह से चाइल्ड के डेवलपमेंट की बात हो रही है। चाइल्ड का सेल्फ कैसे कैसे डेवलप होता है उसकी बात कर रहे हैं जॉर्ज हर्बर्ट मीड। तो उन्होंने कहा कि पहला जो होता है वो क्या होता है, प्रिपरेटरी स्टेज होता है, जिसमें बच्चा जो है इमिटेट करने की कोशिश करता है जो दूसरे लोग उसके आसपास मौजूद होते हैं। तो जैसा आप एक्शन करेंगे वो बच्चे भी वैसा ही एक्शन करने की कोशिश करते हैं, तो एक तरह से आपकी नकल करते हैं। स्वयं के चरण, नींद का अनुकरण चरण। तो सबसे पहले अनुकरण चरण आता है। अनुकरण चरण में क्या है, प्रारंभिक चरण को अनुकरण चरण के रूप में भी जाना जाता है। तो अनुकरण चरण को प्रारंभिक के रूप में भी जाना जाता है, ये याद रखिएगा आप। एक ऐसा चरण है जिसमें बच्चे सीखने के तरीके के रूप में दूसरों के व्यवहार की नकल करते हैं। ये अवस्था लगभग 3 वर्ष की आयु तक होती है, और ये अवस्था जो है लगभग 3 वर्ष की आयु तक होती है। 3 वर्ष तक बच्चे, मतलब 0 to 3 years तक बच्चे जो है इमिटेशन स्टेज में होते हैं, प्रिपरेटरी स्टेज या प्रारंभिक चरण या अनुकरण चरण में होते हैं, 0 to 3। ठीक, अकॉर्डिंग टू मीड दे कैन ओनली इमिटेट बेसिक गेस्चर एंड वर्ड्स। तो वो जो है ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी बड़ी चीजें नकल कर सकते हैं, सिर्फ वो वर्ड या बेसिक गेस्चर जो एक्शन होते हैं आपके इशारे वगैरह और कुछ वर्ड जो है वो नकल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मीड के अनुसार वे केवल बुनियादी इशारों और शब्दों को ही नकल कर पाते हैं, बहुत बड़े बड़े वर्ड भी नहीं बोल पाते हैं। जैसे जो बच्चा 0 to 3 का होता है वो ज्यादातर क्या है, माँ,
पापा, इस तरह के वर्ड जो है वो नकल करके कोशिश करता है बोलने की। ठीक, बहुत बेसिक वर्ड जो होंगे या बेसिक के सारे जो होते हैं वो करने की वो कोशिश करता है। प्ले स्टेज, उसके बाद नेक्स्ट स्टेज जो आता है वो आता है प्ले स्टेज। According to me, the play stage is the phase in which children start to take on and act out roles during their play time। तो प्ले टाइम में वो अपना रोल लेते हैं। जैसे कि आप बच्चों के साथ जब खेलना शुरू करते हैं तो आप जैसे एक बॉल के साथ खेलना शुरू किया, आपने बॉल जो है यहाँ से फेंका, यहाँ बच्चे के पास आए, तो बच्चा भी वापस फेंकने की कोशिश करता है। एक तरह से क्या है, प्ले टाइम में ये अपना रोल अदा करने की कोशिश करता है। तो प्ले स्टेज में क्या है, उसका प्ले टाइम में जो उसका रोल है वो अपने रोल को एक्ट करने की कोशिश करता है। मीड के अनुसार खेल का चरण वो चरण है जिसमें बच्चे अपने खेलने के समय के दौरान भूमिकाओं को अपनाना और अभिनय करना शुरू करते हैं। तो उनकी क्या भूमिका है उसको अपनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने बॉल का एग्जांपल दिया, अब यहाँ पे आप खेल रहे हैं तो बॉल आप यहाँ से डाले बच्चे के पास, बच्चे को पता है कि मेरी भूमिका क्या है, अब इस बॉल को वापस करना। ठीक, तो ये अपनी भूमिका को वो प्ले जो खेल के समय होते हैं उसमें वो अपनी भूमिका को समझने की कोशिश करते हैं, उनका रोल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आता है इट बिगिंस एट अबाउट एज 3 एज अ ट्रांजिशन फ्रॉम द प्रिपरेटरी स्टेज। तो 3 साल के बाद ये स्टेज शुरू होता है। ठीक, एट दिस स्टेज चिल्ड्रेन कैन टिपिकली ओनली टेक वन रोल एट अ टाइम। एक टाइम पे सिर्फ वो एक रोल ही कर पाते हैं इस स्टेज। एक 3 साल के बाद शुरू होता है और एक टाइम पे एक रोल ही कर पाते हैं। ये लगभग 3 साल की उम्र में प्रारंभिक चरण के संक्रमण के रूप में शुरू होता है। इस स्तर पर बच्चे आमतौर पर एक समय में केवल एक ही भूमिका निभा सकते हैं। इसमें जो है आमतौर पे बच्चे एक टाइम पे एक ही भूमिका निभा पाते हैं। गेम स्टेज आता है। गेम स्टेज इज द फाइनल स्टेज इन मीड्स थ्योरी ऑफ हाउ चिल्ड्रेन डेवलप सेल्फ अवेयरनेस। तो यहाँ पे फाइनल स्टेज होता है मीड की थ्योरी में कि कैसे चिल्ड्रेन अपना सेल्फ अवेयरनेस डेवलप करते हैं। तो गेम स्टेज जो है वो फाइनल स्टेज। मीड के सिद्धांत में गेम स्टेज अंतिम चरण है कि बच्चे आत्म जागरूकता कैसे विकसित करते हैं। ठीक, तो गेम स्टेज होता क्या है देख लेते हैं। ड्यूरिंग दिस स्टेज पीपल लर्न टू फॉलो रूल्स एंड हाउ टू टेक ऑन सोशल रोल्स। तो क्या क्या रूल होते हैं उसको फॉलो करना शुरू करते हैं ये, और किस तरह से सोशल रोल को करना है ये भी सीखते हैं थ्रू देयर एक्सपीरियंस, अपने एक्सपीरियंस के जरिए। एक्सपीरियंस मतलब कि जैसे एक एग्जांपल दूं मैंने, एक बच्चा जो है वो कांच का गिलास उठा के फेंक दिया। एक कांच का गिलास उठा के फेंक दिया, उसकी मदर या फादर जो भी वहां पे थे वो उन्होंने अपना एक गेस्चर ट्रांसफर किया। गेस्चर मतलब चाहे वो डांट रहे हैं उसको या मतलब गुस्से जैसा चेहरा बना है, तो उसको देख के उसको एक एक्सपीरियंस हो गया कि ये चीज जो है गलत है, ये नहीं करना चाहिए मुझको। ठीक, तो इसी तरह धीरे धीरे वो सीखते हैं। तो अपने एक्सपीरियंस से वो क्या रोल है, सोशल रोल कैसे वो करेंगे, क्या रूल्स हैं, ये सब सीखने की कोशिश करता है इन ऑर्गेनाइज गेम इन्वॉल्विंग अदर प्लेयर। एक ऑर्गेनाइज गेम में जिसमें अदर प्लेयर भी इन्वॉल्व होते हैं। इस चरण के दौरान लोग नियमों का पालन करना सीखते हैं और अन्य खिलाड़ियों को शामिल करने वाले संगठित खेलों में अपने अनुभव के माध्यम से सामाजिक भूमिकाओं को कैसे निभाना है। ठीक, तो खेल यहाँ पे मतलब एक खेल की बात नहीं हो रही, मतलब कि आदमी जो जो बच्चा है वो अपने सेल्फ को कैसे डेवलप कर रहा है। तो जब वो खेलने जाता है तो उसकी क्या भूमिका है वो निभाना सीख जाता है, कैसे निभाना है वो भी सीख जाता है, और क्या क्या उसके रूल्स हैं, उन सब क्या क्या नियम है उसका भी पालन करना सीखता है। ठीक, अपने अनुभव के जरिए। उसके बाद आता है सोशल क्लासेस। सोशल क्लासेस की भी बात किया है जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने। मीड डेलिनेट्स टू टाइप ऑफ सोशल ग्रुप इन सिविलाइज्ड कम्युनिटी। उन्होंने दो टाइप के सोशल ग्रुप की बात की है कि किसी भी सिविलाइज्ड कम्युनिटीज में दो टाइप के सोशल ग्रुप होते हैं। मीड सभ्य समुदाय में से दो प्रकार के सामाजिक समूहों को चिन्हित करते हैं। ठीक, तो सामाजिक वर्ग में उन्होंने कहा है कि कोई भी जो सभ्य समुदाय होगा उसमें दो प्रकार के सामाजिक समूह पाए जाते हैं। वो कौन कौन से हैं? कॉन्क्रीट सोशल क्लासेस। तो सबसे पहले आता है कॉन्क्रीट सोशल क्लासेस जिसको सब ग्रुप भी कहा जाता है।
इन विच इंडिविजुअल मेंबर आर डायरेक्टली रिलेटेड टू वन अनदर, जिसमें मेंबर जो है डायरेक्टली एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। ठोस सामाजिक वर्ग या उपसमूह, ठोस सामाजिक वर्ग या उपसमूह भी कहा जाता है, जिसमें व्यक्तिगत सदस्य सीधे एक दूसरे से संबंधित होते हैं। तो इसमें कॉन्क्रीट सोशल क्लासेस या सब ग्रुप या ठोस सामाजिक वर्ग या उपसमूह में जो व्यक्ति है या व्यक्तिगत सदस्य होते हैं वो एक दूसरे से संबंधित होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं डायरेक्ट। ऑन द अदर हैंड एब्स्ट्रैक्ट सोशल क्लासेस, एक होता है एब्स्ट्रैक्ट सोशल क्लासेस और सब ग्रुप्स इन विच इंडिविजुअल मेंबर्स आर रिलेटेड टू वन अनदर ओनली मोर और लेस इनडायरेक्टली। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटेड तो होते हैं लेकिन इनडायरेक्टली होते हैं। एंड विच ओनली मोर और लेस इनडायरेक्टली फंक्शन एज सोशल यूनिट, और क्योंकि ये इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो इनडायरेक्टली फंक्शन भी करते हैं। ठीक, इनडायरेक्टली रिलेटेड होते हैं तो इनडायरेक्टली फंक्शन भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर सार सामाजिक वर्ग या उपसमूह जिसमें व्यक्तिगत सदस्य एक दूसरे के कम या ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित होते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ पे संबंधित होते हैं, प्रत्यक्ष रूप से नहीं होते, और जो केवल कम या ज्यादा अप्रत्यक्ष रूप से सामाजिक इकाइयों के रूप में कार्य करते हैं। क्योंकि संबंध ही इनका अप्रत्यक्ष रूप से है, इसीलिए ये जो कार्य करते हैं वो भी अप्रत्यक्ष रूप से एक इकाई होकर काम होता है। ठीक, ठीक है। बाकी कल देखते हैं, आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये नेक्स्ट थ्योरी कंप्लीट होगी नहीं, टाइम लगेगा उसमें। और कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ सकते हैं। कल 9 बजे मीटिंग है, गूगल मीट है, तो आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट।